सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं इमरजेंसी की काली रात के बारे में, आपातकाल के जुल्म सितम के बारे में। 50 साल पहले मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, पुलिस थानों में कैसे टॉर्चर होता था, जेल में कैसी घुटन थी, इस दर्द को मैंने महसूस किया है। इसलिए शायद कोई और आपको यह बात न बता पाए, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात 1975 की है, 50 साल पहले की है, जब 25 जून की रात को 11:45 पर आपातकाल की घोषणा वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति के दस्तखत हुए और सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उस पर मोहर लगाई गई। उसी वक्त प्रधानमंत्री दफ्तर के ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएन बहल ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज रूम में पहुंचे। उन्होंने आदेश दिया कि आकाशवाणी पर सुबह 8 बजे की न्यूज बुलेटिन की जगह प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रसारित किया जाएगा। और इसके बाद सुबह सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो रात को ही कर दी गई थी। सुबह तो सिर्फ ऐलान हुआ, संविधान के साथ मजाक हुआ। इमरजेंसी का आदेश सुबह 6 बजे आया, लेकिन पुलिस आधी रात को ही देश के बड़े बड़े नेताओं के घर पहुंच चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक दी गई। मिडनाइट टॉक, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, पीलू मोदी, बीजू पटनायक जैसे विरोधी दलों के तमाम बड़े बड़े नेता रात में ही गिरफ्तार कर लिए गए। सबको रात में ही जेल में बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने औपचारिकता पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया। उसी रात अखबारों की बिजली काट दी गई। उसी रात कई संपादकों को, पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमरजेंसी की घोषणा होने से पहले ही तानाशाही का आतंक पूरे देश में फैल चुका था। इमरजेंसी लगने पर लोगों को जेल भेजना तो बहुत छोटी बात लग रही थी। असल में पूरे देश को ही जेल में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन आपातकाल क्यों लगाया गया, इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह भी समझने की जरूरत है। आज 50 साल हो गए, लोग शायद भूल गए होंगे। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। रायबरेली में इंदिरा गांधी ने जो लोकसभा का चुनाव जीता था, उसे राजनारायण ने अदालत में चुनौती दी थी। आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने अपने निजी सचिव और सरकारी अफसर यशपाल कपूर को चुनाव एजेंट बनाया, स्वामी अद्वैतानंद को 50,000 की रिश्वत देकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाया, वोटर्स को शराब और कंबल बांटे। ऐसे कई सारे आरोप थे, ये कोर्ट में साबित हुए। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले का मतलब यह था कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर पद छोड़ें। कोर्ट के आदेश के बाद विरोधी दलों के नेताओं ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे के लिए प्रेशर बनाया। रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई। इस रैली में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को गैर कानूनी करार दिया, इस्तीफे की मांग की। उसी रात संजय गांधी, चौधरी बंसीलाल और सिद्धाशंकर रे की सलाह पर इमरजेंसी लगाने का फैसला हुआ। कोर्ट का आदेश न मानने के लिए
प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। 25 जून 1975 की रात मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही था, हॉस्टल में था। अखबारों पर सेंसरशिप थी, कोई अखबार नहीं निकला। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटी जा चुकी थी। पुलिस न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेस पर तैनात हो गई थी। मुझे याद है सुबह सुबह अरुण जेटली कैंपस में आए। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। हॉस्टल में खबर मिली, हम सब लोग कैंपस के लॉ सेंटर के कॉफी हाउस में इकट्ठा हुए। वहां पता चला कि रात को 2 बजे अरुण जेटली के घर पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आई थी। उनके फादर वकील थे, उन्होंने पुलिस को उलझाए रखा और अरुण जेटली पिछले दरवाजे से निकलकर गायब हो गए। अब गायब तो क्या होते, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में आ गए। उस मीटिंग में तय किया गया कि हम लोग इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कैंपस में जुलूस निकालेंगे। उसमें कई समाजवादी पार्टी के लोग थे, एसएफआई के लोग थे। सब लोगों के साथ एक जुलूस यूनिवर्सिटी के ऊपर वाले कॉफी हाउस तक पहुंचा। वहां सेंटर में एक टेबल पर खड़े होकर अरुण जेटली ने भाषण देना शुरू किया। मैं उनके बिल्कुल बगल में खड़ा था। तभी मैंने नोटिस किया कि पुलिस ने चारों तरफ से घेरेबंदी कर ली है और प्लेन क्लोथ्स में 4-5 पुलिस वाले अरुण जेटली की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने विजय गोयल को इशारों इशारों में बताया, वो भी वहीं खड़े थे। उन्होंने अरुण को इशारा किया और हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन पे भागे। मुझे विजय गोयल के स्कूटर के पीछे बैठकर भागना था। अरुण जेटली को जिन साहब के स्कूटर पर बैठकर जाना था, वो डर के मारे गायब हो गए। अरुण जेटली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन्हें अरेस्ट करके मॉरिस नगर के पुलिस स्टेशन में ले गए। हमने प्लान बनाया कि हम लड़कों का जुलूस लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और अपनी यूनियन के प्रेसिडेंट को छुड़वा लेंगे, अरुण जेटली को बाहर निकालेंगे। उस समय हमें पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने अलग कोने में ले जाकर समझाया, ये बताया इमरजेंसी का मतलब क्या है, पुलिस को कितने अधिकार दिए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है और अगर कोई दंगा करने की कोशिश करे तो उसे देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं। उन्हीं एसएचओ साहब से पता चला कि इमरजेंसी की वजह से देश के नागरिकों के पास न अभिव्यक्ति की आजादी बची थी, न प्रोटेस्ट करने की क्षमता। पहली बार यह पता चला कि इमरजेंसी क्या होती है, कितनी गंभीर है। अरुण जेटली को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा में अरेस्ट किया गया था और उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। क्योंकि मैं और विजय गोयल स्कूटर पर साथ साथ थे तो बस हम दोनों ही बचे थे, बाकी सबसे संपर्क टूट गया। उस जमाने में कोई मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, इंटरनेट था नहीं। हम विजय गोयल के घर गए, वहां से कुछ कपड़े उठाए और फिर हर रोज अलग अलग जान पहचान वाले लोगों के घरों पर सोने लगे, क्योंकि रात को पुलिस ढूंढने हमारे घर आती थी। फिर एक दिन आइडिया आया कि लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, इमरजेंसी में हो क्या रहा है। सब लोग पसोपेश में थे। हमने आजादी के आंदोलन की जो कहानियां पढ़ी थी उसके हिसाब से यह सोचा कि एक अखबार निकाला जाए। अखबार क्या, एक साइक्लोस्टाइल पर्चा था जिसका नाम रखा मशाल। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी तो मैं साइक्लोस्टाइल पेपर पर हाथ से सारी खबरें लिखता था। कैंपस के पास शक्तिनगर में एक कोचिंग कॉलेज था, शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज। कॉलेज बंद हो जाने के बाद रात को मैं और विजय गोयल मोमबत्तियां जलाकर उनकी लाइट में वहां की साइक्लोस्टाइल मशीन पर 500-600 कॉपियां निकाल लेते थे। जब तक हाथ थक नहीं जाता तब तक मशीन चलाते रहते थे और फिर वहीं बैठकर उनको लिफाफों में भरकर बंद करते और रात में यूनिवर्सिटी कैंपस में, घरों में, प्रोफेसर के यहां, वाइस चांसलर के यहां, हॉस्टल में स्टूडेंट्स के पास फेंक कर आ जाते थे। यह अखबार की दुनिया में मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। अंडरग्राउंड मूवमेंट की दुनिया में पहला इंट्रोडक्शन था। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन रात को हम साइक्लोस्टाइल पेपर निकाल रहे थे। विजय गोयल का घर पास में ही था। विजय ने कहा कि पुलिस को पता है मैं घर पर नहीं रहता, इसलिए वो मुझे घर पर नहीं ढूंढेंगे, तो मैं घर चला जाता हूं, कुछ कपड़े और खाना ले आता हूं, कुछ पैसे भी ले आऊंगा। विजय वहां से निकले, उसके
5 मिनट बाद ही वहां पुलिस पहुंच गई और मुझे साइक्लो स्टाइल करते हुए पकड़ लिया, सारे अखबार जब्त कर लिए और मुझे हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए पुलिस थाने तक ले गई। रात का वक्त था। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा साथी कहां है, विजय गोयल कहां है। मैं किसी भी तरह से विजय को इन्फॉर्म करना चाहता था, इसलिए मैंने बता दिया कि वो घर पर हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि फोन करके कहीं पर मिलने के लिए बुलाओ। उन्होंने नंबर डायल किया, मेरे हाथ में फोन दे दिया। विजय की मदर ने फोन उठाया। मैंने कहा विजय से बात करनी है। वो मेरी आवाज पहचानती थी। उन्होंने फोन दे दिया। विजय ने कहा सीधे फोन क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा दाल में काला है, निकल जाओ। और जैसे ही मैंने ये बोला, पुलिस वालों ने मेरे ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी और उसके बाद पूरी रात टॉर्चर किया। एक कुर्सी पर बैठाकर हाथ पीछे बांध दिए और पैरों पर डंडे मारे, खून निकलने लगा। और आज भी डंडों के वो निशान मेरे पैरों पर बाकी हैं। कभी उन्हें देखता हूं तो सिहरन होती है। सुबह मुझे 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस स्टेशन से 30 हजारी कोर्ट तक हाथों में हथकड़ी लगाकर 3-4 पुलिस वाले मुझे पैदल लेके गए। पैरों में इतनी चोट लगी थी, चलना मुश्किल था। दोनों तरफ लोग खड़े थे, देख रहे थे। और जब कोर्ट में पहुंचे तो मैंने देखा भीड़ में मेरे फादर खड़े हैं। वो कई बार आने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वाले उन्हें धक्का दे रहे थे। उस चीज ने मुझे बहुत तकलीफ दी और लगा कि अब हिम्मत टूट जाएगी। मुझसे कहा गया कि मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर कहना कि मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं और इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सपोर्ट करता हूं, तो फिर मुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल क्लियर था, न जेल से डरना है, न पिटाई से घबराना है। सबसे बड़ी हिम्मत तब मिली जब भीड़ से निकलकर बाबूजी मेरे करीब आए और उन्होंने कहा घबराना नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सच्चा है तो फिर पीछे मत हटना। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने मुझे तिहाड़ जेल ले जाने का ऑर्डर दिया। पुलिस की नीले रंग की वैन थी, उसमें मुझे बंद कर दिया गया। उस वैन में सारे क्रिमिनल थे जो कोर्ट में अपनी पेशी पर आए थे। सबके साथ साथ मुझे भी हाथ में 2 रोटियां पकड़ा दी गई जो एक अखबार में लिपटी हुई थी। और वो वैन 30 हजारी से लेकर मुझे तिहाड़ जेल आई। उस समय मेरी उम्र कम थी, 17 साल का था, नाबालिग था। इसलिए जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे पॉलिटिकल वार्ड में भेजने के बजाय टीनएजर्स के वार्ड में भेजा, जिसे जेल में मुंडा खाना कहा जाता है। वहां जिस सेल में मुझे बंद किया गया वो 4 लोगों के लिए था, लेकिन उसमें 12 लड़के थे। बातचीत से पता चला कि कोई जेब कतरा था, कोई पानी के मीटर चुराता था, कोई चेन खींचने में एक्सपर्ट था। पूरी रात उन लोगों के साथ गुजरी। पैर से खून बह रहा था, दर्द भी था, लेकिन वहां तो लेटने की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक से बैठने की जगह भी नहीं थी। सुबह उस वार्ड के इंचार्ज, जिसे नंबरदार कहते हैं, उसने मुझे बुलाया। एक मर्डर केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी और फिर वहां पता चला जो सजायाफ्ता होते हैं वो वार्ड के बॉस होते हैं। वो पढ़ा लिखा था। उसने उससे मुझसे बात की और मैंने उन्हें इमरजेंसी के बारे में बताया। पुलिस ने कैसे रेड करके मुझे पकड़ा, कैसे टॉर्चर किया, ये सब शेयर किया। उसकी सहानुभूति मेरे साथ हो गई। उसने कहा आप गलत वार्ड में आ गए हैं, आपको तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ होना चाहिए। क्योंकि मुंडा खाने से लड़के नेताओं वाले वार्ड में काम करने के लिए जाते थे, तो नंबरदार ने पॉलिटिकल वार्ड में मैसेज भिजवाया। अगले दिन वार्ड नंबर 11 से 3 लोग आए। मुझे याद है एक महावीर सिंह थे, एक नरेश गौड़ थे, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता था। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने ये लोग ठीक ठाक दिख रहे थे। ये लोग मुझे पॉलिटिकल वार्ड में लेकर गए। पॉलिटिकल वार्ड एक कैंप जैसा था जहां आरएसएस के लोगों ने पूरा इंतजाम संभाला हुआ था। सबसे पहले मुझे वो डिस्पेंसरी में ले गए। उस वार्ड में एक डिस्पेंसरी उन्होंने बनाई हुई थी। घावों को साफ किया, दवा लगाई। एक दूसरे कमरे में गर्म पानी से नहाने का इंतजाम किया, साफ कपड़े दिए, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनाया और फिर खाना खिलाकर दवाई देकर मुझे सुला दिया। बहुत दिन के बाद आराम से सोने को मिला था।
सुबह उठा तो पॉलिटिकल वार्ड एक कैंप जैसे लगा, जहां आरएसएस के लोग भी थे, जमात इस्लामी के लोग भी थे, जनसंघ के लोग भी थे और समाजवादी भी थे। हर विचारधारा के, हर धर्म के, मजहब के लोग थे। लेकिन जेल में बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जितनी जानकारी मुझे थी, मुझसे बार बार यह पूछा जा रहा था, क्योंकि लोगों ने बताया कि जेल में खबरें यह आ रही थी कि सबको एक दिन पानी के जहाज में बिठाकर समुद्र में डुबा दिया जाएगा। कुछ लोगों के पास यह खबर आई थी कि जेल में बंद लाखों लोगों को साइबेरिया ले जाकर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह किसी को पता नहीं था। जब मार्च में इमरजेंसी खत्म हुई, सब लोग जेल से बाहर आए, इंदिरा गांधी ने चुनाव का ऐलान कर दिया था। पहला सवाल यह था, क्या जनता 19 महीने की सेंसरशिप के बाद, सिर्फ दूरदर्शन देखने के बाद, सिर्फ रेडियो सुनने के बाद सब कुछ भूल गई होगी? क्या पब्लिक मीटिंग करेंगे तो लोग आएंगे? चौधरी चरण सिंह के पास इसकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने तय किया कि पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कमरे में कर ली जाए। फिर उत्साह हुआ तो तय हुआ कि यह मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लॉन में होनी चाहिए। फिर दिल्ली के दो लीडर, कंवरलाल गुप्ता और मदन लाल खुराना, उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक का जोश देखा है, हम लोग को लेकर आएंगे, हमने सपोर्ट देखा है, हमें रामलीला मैदान में एक पब्लिक मीटिंग करनी चाहिए और सारे बड़े नेताओं को उसको एड्रेस करने के लिए बुलाना चाहिए। उस मीटिंग में मजमा लगाने के लिए शुरुआती स्पीकर के तौर पर मुझे टाइम दिया गया, टाइम पास स्पीकर के तौर पर बोलने को कहा गया, इसलिए मैं रामलीला मैदान जल्दी पहुंच गया था। रास्ते में मैंने हजारों लोगों को चुपचाप रामलीला मैदान की तरफ जाते हुए देखा था। 2 घंटे के बाद न सिर्फ रामलीला मैदान भरा हुआ था, दूर दूर तक सड़कों पर लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। जो बड़े बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी गाड़ियों से आ रहे थे, उनका वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। उसी दिन इस बात का अंदाजा लग गया था कि जनता इस बार के चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके परिवार को सबक सिखाएगी। मुझे याद है उस पब्लिक मीटिंग में आखिरी भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का था और उन्होंने कहा, मुद्दतों के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को हैं बहुत से अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तलक रहेगी आजादी कौन जाने। जैसे उनका वाक्य खत्म हुआ, 2 मिनट तक तालियां बजती रही। लोग नारा लगाने लगे, अटल बिहारी बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। और एक बात मुझे यह भी याद आ रही है कि इस मीटिंग में लोग न पहुंचे, कम लोग आए, इसलिए दूरदर्शन ने उस मीटिंग के टाइम पर सुपरहिट फिल्म बॉबी दिखाने का फैसला किया था। बॉबी दिखाई जा रही थी, लेकिन लोग जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई और अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए रामलीला मैदान में आए और रामलीला मैदान में इतिहास रचा गया। कुछ ही महीने बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से हार गए। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। जिस दिन नतीजा आया उसके अगले दिन रामलीला मैदान में फिर रैली हुई और यहां भी जनता का उत्साह देखने वाला था। देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली की जनता के हम आभारी हैं
जिसने सारी सीटें कांग्रेस के हाथ से छीनकर जनता पार्टी को सौंप दिए। जयप्रकाश नारायण ने कुछ ही शब्दों में बता दिया कि इमरजेंसी में कितना जुल्म हुआ था, कितना अत्याचार हुआ था। 50 साल बीत गए, लेकिन एक एक पल मुझे आज भी याद है। और इसके बाद जब 1977 में चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो पूरी रात लोग अखबारों के दफ्तरों के बाहर खड़े थे। वहां बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड लगाए गए थे जिसमें नतीजों का ऐलान किया जा रहा था। लाखों लोग सड़कों पर थे। मन में कहीं ये डर था कि अगर इंदिरा गांधी फिर से इमरजेंसी न लगा दें, हार के कारण चुनाव के नतीजों को रद्द न कर दें। इस बात की बहुत बड़ी अफवाह थी कि इंदिरा गांधी मिलिट्री की मदद लेकर मार्शल लॉ लगा देंगी। लेकिन देश भर में माहौल ऐसा था, जनता सड़कों पर उतरी हुई थी, किसी के कुछ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ जनता के हाथ में था। उस रात पूरे देश में गजब का माहौल था। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसकी पहली जिम्मेदारी यह थी, संविधान में ऐसा बदलाव किया जाए कि कोई कभी देश में इमरजेंसी न लगा पाए। और यह बदलाव हुआ। लोकतंत्र पर लगा ताला खुला, सेंसरशिप हटी और ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब कभी कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन पाएगा।